नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना पर सियासत जारी है और ऐसा कोई दिन नहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार और भाजपा पर निशाना ना साधा हो। कभी ऑक्सीजन तो कभी इंजेक्शन की कमी को लेकर तो कभी किसी और बहाने। अकेले कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और जब मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों को जवाब दिया तो मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र समेत तमाम कांग्रेस समर्थित और गैर कांग्रेस शासित राज्यों में भी हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो मंत्री मिश्रा को हटाने तक की मांग कर दी। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस शासित राज्यों से ही कोरोना दूसरे राज्यों में फैला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देशों में सबसे ज्यादा फैली है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में। इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था। कुछ उनके बारे में भी बोल दो। हम किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा लगे। उधर गृह मंत्री के आरोपों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया है। सचिन सावंत ने कहा, ये भाजपा नेताओं और सत्ता में बैठे उनके लोगों की आदत है कि वो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में सही समय पर लॉकडाउन नहीं लगाया, वो कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनने में बिजी थे। गृह मंत्री के बयान पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर उन्हें हटाने तक की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर गृह मंत्री का बयान शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगकर कोरोना फैलाने वाले जिम्मेदार अब कोरोना को लेकर प्रदेशों को बांट रहे हैं। निहायत शर्मनाक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे महाराष्ट्र का हाथ है, और वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां भी तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस उस पर बोले। बड़ी शर्मनाक बात है कि ये प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, राज्यों में बांटने की बात कर रहे हैं। तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी यह भी बता दें कि कोरोना की पहली लहर कहां से आई थी। दूसरी लहर तो आपने बता दी महाराष्ट्र में ही। और यह भी बता दें कि भाजपा शासित राज्यों, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां कोरोना की दूसरी लहर कहां से आई है। और यह भी बता दें कि देश में कोरोना किसके कारण आया। नमस्ते ट्रंप अभियान, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए जो लॉकडाउन नहीं लगाया गया, उसके कारण देश में कोरोना आया। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता जा रहा है, सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर कई पत्र भी शिवराज के नाम लिखे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इसके अलावा अधिकांश कांग्रेस नेता लगातार सरकार को कोरोना महामारी की रोकथाम करने में नाकाम बता रहे हैं। तो जाहिर है कोरोना के साथ साथ सियासत भी चलती रहेगी, लेकिन ये किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि एक मजबूत विपक्ष के नाते कांग्रेस को भी विचार करना होगा कि क्या वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए ही विपक्ष में है, इसके अलावा उसकी क्या कोई और भूमिका नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना की इसी सियासत पर चर्चा करेंगे और समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ कि आखिर इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जी, आपके पास पिछले 7-8 दिनों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट लगभग हल हो गया है। इंजेक्शन की उपलब्धता की बात करें, बेड की उपलब्धता की बात करें, और कुछ एक सप्ताह पहले तक हम चौथे नंबर पर थे संक्रमण की दरों के स्थान पर, अब हम 15वें नंबर पर आ गए हैं। तो इन सकारात्मक पहलुओं के बीच क्या जरूरी था कि विपक्ष के जो शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, उनको निशाना बनाया जाता, बजाय इसके कि हम हमारी जो पॉजिटिविटी है या हमारी जो अच्छी बातें वो जनता के बीच रखते, उनको सचेत करते, बताते कि हमने ये दिन में इतना इतना काम किया है और आगे ये फ्यूचर प्लान है हमारा। देखिए मनोज, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस भयावहता के साथ कोरोना बढ़ रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अफसरों ने लगातार काम किया और जो विसंगतियां आ रही थी उनको दूर करके धीरे धीरे स्थिति को काबू में किया और आज मध्य प्रदेश 14वें-15वें स्थान पर आ गया है। ये संतोष की बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोरोना जो है कोई राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से या कांग्रेस शासित राज्यों से आया है, तो नरोत्तम मिश्रा को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। तो पूरे देश में अगर कोरोना आया है तो क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को दोषी माने, भारतीय जनता पार्टी को दोषी माने? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर क्योंकि निश्चित तौर पे अब कोरोना आया है इस बार, चूंकि महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा दूसरी लहर ज़्यादा व्यापक थी, महाराष्ट्र से जो लगे हुए हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, तो शुरुआत हमारे यहाँ पे छिंदवाड़ा वगैरह से हुई थी। ये बात सही है कि महाराष्ट्र के कारण कोरोना का ज़्यादा व्यापक प्रभाव पहले दौर में भी हुआ था। पहले भी हमने महाराष्ट्र की सीमाएं सील करना पड़ी थी। जब पहला दौर आया था तब भी सरकार में आने के बाद शिवराज को महाराष्ट्र की सीमाएं सील करना पड़ी थी, अभी भी करना पड़ी। लेकिन आवाजाही को एकदम पूर्णतः प्रतिबंधित करना बहुत मुश्किल काम होता है कि आप बिल्कुल रोको। फिर दूसरी बात कि महाराष्ट्र से जो सटे हुए इलाके, यहाँ से लोग इलाज कराने के लिए उन्हें नागपुर पास लगता है और उचित लगता है, तो नागपुर इलाज कराने जाते हैं। आप जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, वहाँ से लोग गुजरात जाते हैं। बुरहानपुर खंडवा भी महाराष्ट्र से लगा, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो ये निश्चित तौर पे अलग अलग जो महाराष्ट्र से गुजरात भी लगा हुआ है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कोरोना का व्यापक प्रसार हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। तो ये तो स्वाभाविक है कि कहीं से हमारे यहाँ से जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल सीमाएं लगी हुई है और आवाजाही को पूर्णतः आप सीमाएं सील कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम जिस तरह की अवेयरनेस देश में होनी चाहिए हमें पता है कि वो नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद ही ये महामारी हमारे यहाँ पे व्यापक रूप धारण कर रही है। लेकिन ये राजनीति का तो बिल्कुल भी विषय नहीं है कि कोरोना कांग्रेस शासित से आया है या बीजेपी शासित से आया। अगर ये बात हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे देश में मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे देश में कोरोना का दोषी किसे माने? बड़ी बात है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर किसको दोषी माने, लेकिन अभी हम योगेश गुप्ता को भी सुन रहे थे, वो राजस्थान का उदाहरण दे रहे थे छत्तीसगढ़ का कि कोरोना कंट्रोल में। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, ये वो राज्य हैं, कर्नाटक बीजेपी की सरकार है, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे अभी भी पॉजिटिविटी रेट 30% से ज़्यादा है, जबकि पूरे देश में लगातार गिर रहा है। दूसरी एक बात है कि मध्य प्रदेश के विपक्ष की हम बात करें, कांग्रेस की, जैसा हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि चाहे वो कमलनाथ हो या कांग्रेस के तमाम नेता, वो रोज़ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। राजस्थान में जहाँ बीजेपी मजबूत विपक्ष के तौर पर, उस वहाँ पे सारे विधायकों ने अपने एक महीने का वेतन दे दिया है, अपनी जो विधायक निधि है वो दे दी है। इसके बाद बाकी के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी मजबूर होना पड़ा, और 400 करोड़ के आसपास का एक फंड है जिसको टीकाकरण सहित तमाम कामों में उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसी कोई एक नज़ीर पेश कर देना थी ताकि वो बता सकते हैं कि देखिए हमने किया, क्योंकि शुरुआत दौर में हमने देखा कि किसी विधायक ने 20 लाख दिए, किसी ने 50 लाख अपनी विधायक निधि से, निजी खर्चे से कुछ नहीं दिया, अपने वेतन भत्ते इनमें से कोई कटौती करने को कोई तैयार नहीं था।
देखिए मनोज जी, ये आपने सही कहा कि यहाँ कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। जैसे यदि आपने राजस्थान की बात की, तो राजस्थान में विधायकों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक निधि के रूप में। वहाँ सरकार ने तय कर लिया कि उनको सिर्फ साल में आप 75 लाख रुपए देंगे, बाकी की जो रकम है उनकी 3 करोड़ जो भी बच रही है, वो पूरी राशि उन्होंने विधायकों को ना देने का निर्णय लिया और उसको कोविड में लगाया है। कोविड की जैसे इंजेक्शन में लगाएंगे, रेमडेसिविर में लगाएंगे या वैक्सीनेशन में लगाएंगे, उसमें खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार में यदि भी ये कर सकते हैं कि यहाँ जो विधायक निधि है, जो विधायक देकर बाई लूट रहे हैं, जो जनता का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, वही पैसा देकर कि हमने 10 लाख दे दिया, 50 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, उसमें भी दिल खोल कर नहीं दे रहे हैं। तो सरकार इसको अपने अधीन कर ले कि इस बार कोविड के कारण बाकी के विकास कार्य हो ही नहीं रहे हैं। तो जैसे राजस्थान सरकार ने 75 लाख साल का देने का निर्णय लिया, बाकी की राशि उसमें लगा दी है कोविड में। तो मध्य प्रदेश सरकार भी जो विधायक निधि है उसको वैक्सीनेशन में और उसमें लगा देना चाहिए ताकि लोगों को इलाज मिल सके। रही बात कि दूसरे राज्यों में मनोज जी दर कैसी है, मध्य प्रदेश में क्या है, तो ये सियासत की बात हो गई है। यदि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हैं, यही भी एक वजह है कि नरोत्तम मिश्रा को कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की वजह से आ रहे हैं या छत्तीसगढ़ की वजह से आ रहे हैं। ये सियासत का समय नहीं है। अभी सबको इस महामारी से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। आप विपक्ष में हैं तो आपका ये जरूरी नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो विरोधी आपको हर चीज़ का करना है। जो अच्छी चीज़ हो रही है मध्य प्रदेश में यदि कंट्रोल हो रहा है, दूसरी लहर जिस भी राज्य से स्टार्ट होगी, यदि महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है तो महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर दूसरी लहर स्टार्ट हुई है तो वह काबू भी तेजी से हुआ है। और खुद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। बिल्कुल, आज ही वहाँ के मुंबई की तारीफ हो रही है कि वहाँ किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है, कैसे वो बनाए। तो जो अच्छी चीज़ें दूसरे राज्यों में हैं, जिस तरह से दूसरे देशों से हम सीखते हैं कि वहाँ किस तरह से आपदा पे उन्होंने कंट्रोल पाया है, तो यदि कुछ दूसरे राज्य में भले ही वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, भाजपा राज्य में अच्छा हो रहा है तो कांग्रेस वालों को उसका अनुसरण करना चाहिए, अपने यहाँ लागू करना चाहिए। बिल्कुल। यदि कांग्रेस शासित राज्य में कोई अच्छी पहल हो रही है जिससे कोरोना पे आप नियंत्रण पाने में तेजी ला सकते तो आपको अपनाना चाहिए। चाहे वो मुंबई मॉडल की जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, लोगों ने जिसकी तारीफ हो रही है और कोर्ट ने भी जिसकी तारीफ की है। और हमारे यहाँ छिंदवाड़ा एक अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ गाँव तक संक्रमण सबसे ज़्यादा मौतें हो रही थी शुरुआती दौर में, लेकिन कलेक्टर ने वहाँ ट्रेसिंग की, सब कुछ किया, एक सिस्टम बनाया जिसके बाद कोरोना कंट्रोल में। गुना का जो आप उदाहरण दे रहे थे आज ही, देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में भी निश्चित तौर पर बहुत तेजी से काम हुआ है। इसी कारण देखिए संक्रमण की दर कम आई है, मृत्यु दरों में कमी आई है। तो शुरुआत में सब जगह हालात बिगड़ते हैं। मध्य प्रदेश में एकदम हम देख रहे थे शुरुआत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से लेकर तमाम चीज़ें होने लगी थी, ऑक्सीजन की दिक्कत आने लगी थी, लेकिन सरकार ने प्रयास किए, तमाम तरह के प्रयास किए, दूसरे राज्यों से बात की, केंद्र सरकार से बात की और उसकी पूर्ति करने की कोशिश की। तो जब आपने प्रयास किए तभी तो ये दर कम आई है। तो आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? सरकार को निश्चित तौर पर जो आपने कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को ये बताना चाहिए कि इतनी 20% थी, हम 15 से 17 पे लाए हैं, तो हमने क्या क्या प्रयास किए और सरकार क्या कर रही है, इसमें कंट्रोल कर रही है। और राज्यों की जो सीमा पे आपने पाबंदी लगाई है वो भी एक कारण रहा। तो मध्य प्रदेश में हम क्या बेहतर कर रहे हैं ये बताना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस आरोप लगाती है, इस कारण नरोत्तम मिश्रा को भी कहना पड़ रहा है कि भाई आप अपने राज्यों में भी देखिए। ये क्योंकि कांग्रेस, जैसे कमलनाथ की बात करें हम, तो ट्विटर पर लगातार रोज सरकार को घेर रहे हैं। वो जबकि कोशिश उनको करना चाहिए कि सरकार से कंधा मिला के विपक्ष काम करे, विपक्ष के विधायक काम करें, विपक्ष के नेता काम करें। ये सब लोग यदि मैदान में उतर जाएं मनोज जी, तो जो हम 15% पे आए हैं ना, ये 15% को भी हम 5% पे ला सकते हैं सामूहिक रूप से प्रयास करके। और पहली लहर के बाद हमने ऐसा करके बताया भी जी। नागर जी, एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि बार बार एक जिक्र होता है कि कांग्रेस ही कहती पश्चिम बंगाल की रैलियों का जिक्र करते हैं, वो केरल की बात करते हैं, आसाम की बात करते हैं। हमारे दमोह की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने एक बड़े नेता को खोया इस कोरोना के कारण, जिनको दमोह का प्रभारी थे बृजेंद्र सिंह राठौर। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को वहीं पर कोरोना हुआ। बीजेपी की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत जैसे तमाम सारे 100 से ज़्यादा नेताओं को वहाँ कोरोना हुआ था, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता है। हमने 4-5 प्रतिनिधि अभी हाल में हमने गवाए हैं, चाहे बृजेंद्र सिंह राठौर हो, करावती भूरिया हो, या जुगल किशोर बागरी हो, नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया हो, या दांगी हो जो विधायक थे। तो इसके बाद भी दोनों पार्टियां सबक लेने को तैयार नहीं है, एक नज़ीर पेश नहीं करते कि अब तो कुछ लोग फिर भी हम देखते हैं कि नेता मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन वो समर्थकों के बीच एक बड़ा कैजुअल एटीट्यूड के बीच जाते हैं कि अरे ये तो मामूली सर्दी जुकाम है, इससे डरना नहीं है।
जबकि एक अवेयरनेस भी ज़रूरी है, एक डर भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, और जब तक डर नहीं होगा, क्योंकि आज भी हम लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं, लोग सड़कों पे वैसे ही घूम रहे हैं, वैसी भीड़ नज़र आ रही है। और जिस बात कर रहे हैं हम कांग्रेस छात्र की, राजस्थान में इतनी सख्ती है कि अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के खड़े हैं तो पुलिस आपको ले जा रही है। कोविड केयर सेंटर उन्होंने बना दिए, वहाँ पर आपको रखा जा रहा है, 4 दिन 5 दिन 2 दिन आपका टेस्ट कराया जा रहा है और फिर आपको छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा एक सिस्टम अगर किसी पड़ोसी राज्य में अच्छा है तो हमको भी अपना लेना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, सख्ती हमने अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर भी हम देखते हैं कि भोपाल का ही उदाहरण जी, आज ही पुराने शहर का सिंधी कॉलोनी का उदाहरण छपा है कि वहाँ भारी संख्या में सड़कों के ऊपर भीड़ मौजूद है, गलियों कुचों में दुकानें खुली हुई है। कल प्रशासन को सख्ती करके वो बंद कराना पड़ा है। नए भोपाल के अंदर सख्ती है, पुराने भोपाल के अंदर ये ढील थी। तो निश्चित तौर पे सख्ती का पैमाना पूरे प्रदेश में एक जैसा होना चाहिए। और मुख्यमंत्री गाँवों में भी कर्फ्यू की बात कह चुके हैं, गाँवों में भी सख्ती की बात कह चुके हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं प्रशासन किस उधेड़ बुन में रहता है, सब जगह एक साथ सख्ती की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि लोग इतने अवेयर नहीं हो रहे। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना से डरना तो वाकई में बहुत ज़रूरी है, डरना ठीक नहीं होता, लेकिन इस बीमारी से जो कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से आप पे इफ़ेक्ट डाल रही है, इसका कोई प्रॉपर तरीके का इलाज नहीं है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से लोग जान गंवा रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैली एक साथ, इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा कि सरकार को व्यवस्था करने में समय लग गया। और तब तक पूरे देश में हाहाकार मचा, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल था। लेकिन लगातार काम करने से, लगातार जूझने से आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश चौथे से 15वें नंबर पे आ गया। बिल्कुल, तो काम करने का नतीजा मिलता है। अब अगर पब्लिक का सहयोग मिल जाए, राजनीतिक दल इस मसले पर एक हो जाएं, तो हम और ज़्यादा जल्दी काबू कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है। ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है। राजनीतिक दलों को हर समय राजनीति सुहाती है, निश्चित तौर पे वो चूँकि पॉलिटिकल लोग होते हैं, सत्ता उनका ध्येय होता है। तो चाहे वो दमों का चुनाव हो, कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की बात हो, खामियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं, अपने नेताओं को खो रहे हैं। और उसके बावजूद अगर आप कल को चुनाव आयोग फिर कोई चुनाव करा दे तो ये राजनीतिक दल फिर सक्रिय हो जाएंगे उस चुनाव को जीतने के लिए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों का अपना एक चरित्र है, लेकिन आम जनता को अपना चरित्र मजबूत करने की ज़रूरत है। आम जनता को अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है कि वो कोरोना से सावधान जरूर रहे, डरे चा न रहे। लेकिन क्योंकि आप अगर सावधान हैं तो आप दूसरे के लिए भी सुरक्षा का कारण है। आपकी असावधानी दूसरे को असुरक्षा में धकेलती है। बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ पे मास्क लगा के बैठे हैं, इस डिबेट के अंदर यदि हम मास्क लगा के बैठे हैं, तो इसका उद्देश्य सीधा सा यही है कि हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें। यहाँ अगर हम 3-4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और तो मास्क लगा के सोशल बात कर रहे हैं डिस्टेंसिंग के साथ, हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बात कर रहे हैं, तो ये सावधानी हर जगह ज़रूरी है। जहाँ भी 4 लोग हैं, अभी स्थिति ये है कि जिस तरह का कोरोना का व्यापक प्रसार हुआ है, जिस तरह का उसका भयावह स्वरूप सामने आ रहा है कि लोगों को घर में भी पर्याप्त दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि WHO की नई गाइडलाइन भी यही कह रही है कि पहले आप जो 6 फीट की दूरी थी उसको आप बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, प्लस घर में भी मास्क पहनना पड़ सकता है। बच्चों के ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है तीसरी लहर में, तो हमें ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। और कई केस ऐसे भी हमने देखे जिसमें परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। पहले ये था कि जो बहुत ही दुखद हो रहा है। हमारे आपके अपने परिचितों में हम देख रहे हैं कई सारे लोग जो है पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है, पूरे परिवार पे संकट है, कई सारे लोग जान गंवा चुके हैं। और उसके बावजूद यदि हम सतर्क नहीं हो रहे हैं तो फिर कहना चाहिए कि हम वाकई में अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। बिल्कुल, जिसकी बहुत ज़रूरत भी बहुत ज़रूरत है। विजय जी, परिपक्वता की बात है तो एक और बड़ा खतरा है कि जो हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो लोग ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन कई बार हो रहा है कि अचानक से हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है। एक नई बीमारी ब्लैक फंगस की बात हो रही है, कई सारे लोगों की आंखें जा रही हैं, जान जा रही है। तीसरा एक बड़ा जो एक नड़ा नेक्सस है, हालांकि मध्य प्रदेश में पकड़ा भी गया, जबलपुर, ये इसमें तार भी जुड़े हैं, लेकिन हज़ारों लोगों की जानों से खिलवाड़ हुआ कि आप पानी बेच रहे हैं, नकली प्लाज्मा बेच रहे हैं। तो इन पर भी ज़रूरत है कि एक बड़ा सख्त कानून तुरंत ले आया जाए, क्योंकि अगर आप जिन धाराओं मुकदमे कायम कर रहे हैं तो एक मैसेज हमने देखा लव जिहाद में मध्य प्रदेश ने पूरे देश को एक मैसेज दिया। इसके पहले हमने देखा निर्भया कांड के बाद कि मासूम बच्चियों के साथ रेप केस में हमने देखा कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था देश का जिसने ऐसे दुराचारियों के खिलाफ, ऐसा नराधमों के खिलाफ फांसी का कानून लाए। पूरे देश में बाद में वो लागू हुआ।
अगर हम अगर इसमें भी आपको नहीं लगता एक ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके तार जिस प्रकार से जुड़े, लोग जिस प्रकार से लोगों की जान को वो सस्ते में ले रहे हैं, तो मध्य प्रदेश बाकी चीज़ों में नज़ीर पेश कर रहा है। ऑक्सीजन की बात करें, इंजेक्शन की बात करें, बेड की बात करें, कोरोना कंट्रोल की, तो एक नए कानून के साथ भी एक नज़ीर पेश करें, देश में वो समय आ गया है। देखिए मनोज जी, कोरोना काल में ये नए तरह का ब्लैकमेलिंग का और नकली इंजेक्शन बनना, पहले भी ये इस तरह के अपराध होते रहे, लेकिन इस दौर में जब हो रहे हैं, जब लोगों की जान के लाले पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे आज गृह मंत्री ने कहा है कि उनको उम्र कैद होगी, और जो मौजूदा कानून में जो भी संभावनाएं हैं, जो भी धाराएं लग सकती हैं उन पर, अभी गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगाई है। यदि कोई ऐसा मामला है जो इंदौर में सामने आया है कि जो जिनके परिवारजनों ने बताया कि हमने इनको पहचान लिया है पेपर में देख के, और पुलिस भी उन तक पहुंची है कि इनके इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद या 4 घंटे बाद ही उनके मरीज अच्छा खासा था, उसकी मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार कर रही होगी, प्रशासन भी उस पर विचार कर रहा होगा, क्यों ना उन पर हत्या का मामला बनता है या नहीं बनता, कानून में कोई लूप होल ना रहे जो इससे वो बच सकें। अभी उन पर NSA की कार्रवाई की है, तो मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर इसमें नया कानून ला के विचार कर सकती है। पहले भी ऐसा वो कर चुकी है पूरे देश में, जिस तरह से लव जिहाद का मामला हो, अन्य कानूनों में भी उसने पहल की है, सबसे शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, आप देखिए, चाहे वो भाजपा का नेता निकल रहा है उसमें, चाहे कांग्रेस का निकल रहा है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करेगी कि कोई ऐसा सख्त कानून लाया जाए ताकि जिस तरह से जीवन रक्षक दवाएं, इनमें कोई घालमेल ना कर सके, किसी की जीवन को संकट में ना डाल सके। तो ऐसे कानून से जो मिलावटखोरी में भी आएगा उस पर भी कार्रवाई करेगी। तो कानून की विचार बना सकती है सरकार के, ऐसा कानून ला सकती है, लेकिन उसमें तमाम तरह की विधि अधिकारियों से सलाह ली जाती है, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। तो अभी तो इसकी शुरुआत है, तो इस दिशा में सरकार विचार भी कर रही होगी। रही बात, मनोज, मुझे तो जो है 1960-70 की दशक की फिल्में याद आ रही है इस समय। हमने अब एक धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी दोस्त, जिसमें नकली दवाओं का कारोबार, कालाबाजारी उस जमाने में मतलब जो है बहुत ही आम थी, और लोग जो है जब भी आपदा आती थी तो कालाबाजारी करते थे, नकली दवाओं की तस्करी होती थी, नकली दवाएं देते थे, नकली इंजेक्शन बेचते थे। अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं, जैसे ही लेकिन आपदा काल आया हम वापस पिछड़ते हुए वहीं चले गए। बिल्कुल, हम चांद पे चले गए, लेकिन मानसिकता हमारी वही है, फायदा उठाने की। मतलब उसमें सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में कौन है, वो भी तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो जो हमारी टोटल जो कहना चाहिए कि घटिया मानसिकता है आपदा में अवसर तलाशने की, वो उसका दोष है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बाकी चीज़ों में नज़ीर बन रहा है, तो इस मामले में भी कानून बना के नज़ीर बनेगा। और मध्य प्रदेश के लोगों से कम से कम अपील करते हैं कि इस प्रकार की हरकतों से बाज जाएँ और लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो। एक बार फिर आपसे प्रार्थना है, बहरहाल चूँकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों से यहीं विदा लेना होगी। तो एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के जो दौर चल रहा है सकारात्मक राजनीति की अगर तो है तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जिस प्रकार से लगातार हमला हो रहा है विपक्ष की ओर से, और पॉजिटिव शब्द ऐसा शब्द हो गया है जो लोगों को डराने लगा है सपने में भी। लेकिन इसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम नेता पॉजिटिव राजनीति तो करें, क्योंकि आप अगर कोरोना पॉजिटिविटी की ओर कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतनी मदद कर दीजिए कि आप उनके खिलाफ नेगेटिव ना रहिए। सरकार के खिलाफ आप एक्शन आप बोलिए, लेकिन सुझावों के साथ साथ अपने सुझाव भी दीजिए, सहयोग भी कीजिए। केवल ये ना हो कि आप लगातार आलोचना करें। आलोचना का भी एक समय होता है, एक स्तर होता है, लेकिन एक समय के साथ उस चीज़ों में बदलाव जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की सकारात्मक राजनीति ही सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद होगी जो अभी सरकारी मदद के लिए यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कोरोना पर जारी इस सियासत पर रोक लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।